एक बार की बात है, दयालपुर गांव में गोपाल नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक बहुत ही प्यारी गाय थी, जिसे वह अपने परिवार की तरह मानता था और बड़े प्यार से उसकी सेवा करता था। ओ मेरी प्यारी गैया रानी, अब छोड़ो अपनी ये मनमानी। हो गया है दूध निकालने का काम, जल्दी करो अब, छोड़ो आराम। गोपाल ने प्यार से गैया की गर्दन सहलाई और उसे धीरे से सहलाते हुए मड़ैया की ओर ले चला। अजी सुनती हो, जल्दी से दूध वाली बाल्टी ले आना। देखो सूरज निकलने ही वाला है और मेरी गैयाएं आज बहुत खुश लग रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज कोई बहुत शुभ काम होने वाला है। ला रही हूँ जी, ला रही हूँ। आपकी ये गैया क्या सिर पर चढ़ी हैं? सारा दिन बस इनके लाड़ प्यार में ही डूबे रहते हैं। दूध निकालना तो बहाना है, बस जाकर मड़ैया में बैठ जाएंगे और दिन भर चिल्ला चिल्ला कर बातें करते रहेंगे। अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं, ये गैया नहीं मेरी लक्ष्मी है। इसके दूध की मिठोटास में ही तो हमारे घर की बरकत है। तुम तो बस इसे देख लो, इसकी आंखों में जो भोलापन है, उसे देखोगे तो दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, रहने भी दीजिए। अपनी इस लाडली की तारीफ के पुल मत बांधिए। अब चलिए भी दूध निकालना शुरू कीजिए, वरना लोग आते ही होंगे और बाल्टी खाली देख शोर मचाएंगे। हाँ लाओ लाओ, जल्दी बाल्टी पकड़ाओ, वरना ये भी तुम्हारी तरह शिकायत करने लगेगी कि आज नाश्ता समय पे नहीं मिला। फिर गोपाल अपनी गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाता है। अरे ओ गोपाल भैया, आज फिर देर कर दी। सूरज सिर पर आ गया है, पर आपकी बाल्टी खाली ही दिख रही है। भाई मेरी क्या गलती, मैं तो कब का तैयार था, पर अपनी ये धर्म पत्नी जी गैया की सेवा में इतनी मग्न थीं कि बाल्टी ही नहीं दी। अब खाली हाथ दूध कैसे निकालता? सारा दोष तो इनका है। मेरा क्या दोष है? गप्पे तो आप लड़ा रहे थे। बाल्टी लेकर खड़ी थी मैं, और आप अपनी गैया से बातें करने में इतने खोए थे कि आपको दुनिया की सुध ही नहीं थी। अरे भैया भाभी, आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। झगड़ा बाद में कर लेना, पहले मेरी बाल्टी में दूध तो भर दो, मुझे देर हो रही है। शुक्रिया गोपाल भैया, चलिए अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना जगड़ा जारी रखिए। अरे अरे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों हर समय झगड़ा करते रहते हैं? गोपाल की बात सुनते ही मगन वहां से जल्दी से रफू चक्कर हो गया। गोपाल जैसे ही दूध की बाल्टी लेकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर दूध लेने के लिए लंबी लाइन लग चुकी है। गोपाल बेटा, आज घर में गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। आज तो थोड़ा ज्यादा दूध दे देना। काका, दूध तो मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन आपके पीछे जो ये इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, अगर मैंने आपको ज्यादा दूध दे दिया तो बाकी लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अरे बेटा, ये कैसी मजबूरी है? अब बुरा आदमी क्या हलवा खाने की हसरत दिल में ही दबाकर घर लौट जाए? चलो भाई, जैसा तुम्हारा मन। काका की उदासी ने गोपाल को दुखी तो किया, पर वह बेबस था। वह जानता था कि एक को ज्यादा देने का मतलब है किसी दूसरे ग्राहक का खाली हाथ लौटना। गोपाल ने एक लंबी सांस ली और अगले ग्राहक की ओर बढ़ते हुए दूध नापने लगा। सबको दूध देते देते बाल्टी खाली हो गई, लेकिन लक्ष्मी और सुमित्रा अभी भी खाली हाथ वहीं खड़ी रह गईं। वाह गोपाल, बाकी सबको तो दूध मिल गया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बाल्टी खाली हो गई। क्या हम यहाँ धूप सेंकने के लिए खड़ी थी? हाँ गोपाल, कल भी जब मेरी बारी आई थी तब भी दूध खत्म हो गया था। क्या तुम्हें हमारी शक्लें सिर्फ खाली हाथ लौटने के लिए ही दिखती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। भीड़ इतनी थी कि कब दूध खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको खाली हाथ लौटना पड़ा। मेरी मजबूरी समझिए। फिर और कैसी बात है? अगर हमें दूध नहीं देना है तो साफ साफ कह दो गोपाल भाई, हम कहीं और से दूध का इंतजाम कर लेंगे। ऐसे बार बार खाली हाथ लौटाकर हमारा समय तो मत खराब करो।
दीदी, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल से मैं दूध की बेहतर व्यवस्था करूंगा ताकि आपको कभी खाली हाथ न लौटना पड़े। लक्ष्मी और सुमित्रा ने गोपाल की सफाई को अनसुना कर दिया। अपनी नाराजगी साफ जाहिर करते हुए वे दोनों गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ी। फिर गोपाल और राधा घर के अंदर आए। आज फिर वही हुआ, काका को दूध नहीं मिल पाया और लक्ष्मी सुमित्रा भी बहुत नाराज होकर गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबकी जरूरत कैसे पूरी करूंगा। एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम एक और गाय ले लें? अगर दूध की मांग बढ़ गई है तो एक और गाय आने से घर में दूध भी बढ़ा जाएगा और सबको मिल भी जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अकेले मुझसे ये दो दो गायें संभलेंगी कैसे? गायों की सेवा और देखरेख में तो बहुत मेहनत लगती है। बस इतनी सी बात। आपका दोस्त चिंटू भी तो अभी बेरोजगार ही बैठा है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है। क्यों ना आप उसे ही अपने साथ काम पर रख लें? आप उसे थोड़े पैसे भी दे देना और उसका भी भला हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा राधा। चिंटू भी खाली बैठा रहता है, उसे काम मिल जाएगा तो उसका भी गुजारा हो जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। मुझे तुम्हारा यह सुझाव बहुत पसंद आया। अभी ही मैं चिंटू से बात करने जाता हूँ। गोपाल फिर चिंटू के पास गया और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। चिंटू को जब काम का प्रस्ताव मिला तो वह तुरंत राजी हो गया। फिर दोनों खुशी खुशी एक गाय खरीदने के लिए गांव के बाहर बनी गौशाला की ओर निकल पड़े। गौशाला पहुंचकर वे दोनों वहां के सेठ से मिले। आइए आइए गोपाल भाई, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। आप लोगों का स्वागत है। सेठ जी, मुझे ठीक वैसी ही एक और बढ़िया गाय चाहिए जैसी मैंने पिछली बार आपसे ली थी। वह बहुत शांत स्वभाव की है और दूध भी भरपूर देती है। अगर वैसी ही कोई मिल जाए तो मेरी बड़ी ही मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल गोपाल भाई, आप चिंता ना करें। मेरी गौशाला में तो एक से बढ़कर एक बढ़िया गायें मौजूद हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसी ही शानदार गाय मैं आपको दिखा देता हूँ, जो दूध की धार में किसी से कम नहीं होगी। अरे ओ घड़ालाल, कहाँ मर गया ओए? जल्दी इधर आ, जा गौशाला में से एक बढ़िया और शांत गाय लेकर आ। काफी देर बीत गई पर कोई नहीं आया। आज तो इसकी खैर नहीं, साला फिर से किसी कोने में खर्राटे ले रहा होगा। अभी जाता हूँ और इसकी सारी नींद एक पल में गायब कर देता हूँ। सेठ हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर दबे पाव धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़े जहां घड़ालाल हमेशा घास का गट्ठर बनाकर सो जाता है। बचाओ, बाढ़ आ गई। ओ सेठ जी, लगता है गौशाला में गंगा जी आ गई हैं। गाय तो तैर रही होगी, पर मैं कैसे तैरूं? मुझे तैरना नहीं आता। अरे अरे ओ मंत्री जी, जाग गए या अभी भी खीर में तैर रहे हो? ये गंगा नहीं, मेरा गुस्सा है। अगर 2 मिनट में गाय नहीं लाए तो अगली बार पानी नहीं, गोबर की टोकरी सिर पर होगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करना। मैं अभी तुरंत गाय लेकर आता हूँ, बस 1 मिनट का मौका दीजिए। फिर गोपाल एक गाय खरीदता है और उसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले ही दिन से कमाल हो गया। गोपाल के पास अब एक बढ़िया गाय थी, इसलिए वह सभी ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से दूध देने लगा। किसी को 1 किलो चाहिए था तो किसी को 2 किलो। जिसे जितना दूध चाहिए था उसे उतना ही मिलने लगा। ग्राहकों के चेहरे पर खुशी थी और गोपाल का काम भी चल पड़ा। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में गोपाल ने एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया सी दुकान खोल दी, गोपाल डेयरी के नाम से। उसी गांव में एक और सेठ लाल सिंह को गोपाल की यह तरक्की देखी नहीं जा रही थी। उसे अंदर ही अंदर जलन खाई जा रही थी। सारा मुनाफा ये गोपाल ही ले जाएगा क्या? और हम क्या यहाँ मक्खियां मारने के लिए डेयरी खोले हैं? आखिर कब तक चुपचाप इसकी तरक्की देखते रहेंगे? सेठ जी, चिंता छोड़िए। मेरे पास ऐसी योजना है कि इसकी सारी मटकियां खुद ब खुद फूट जाएंगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, गोपाल खुद अपनी डेयरी पर ताला लगा देगा। ऐसी कौन सी तरकीब है, जरा मुझे भी तो बता।
क्या वाकई इससे गोपाल की दुकान बंद हो जाएगी? सीधा वार नहीं, अफवाह फैलाते हैं कि इसके दूध में मिलावट है। फिर देखिए, ग्राहक खुद आना बंद कर देंगे और इसकी डेयरी खाली हो जाएगी। वाह विमल, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। कल से ही पूरे गांव में फैला देते हैं कि गोपाल का दूध असली नहीं है, वो दूध में मिलावट करता है। अगली सुबह होते ही लाल सिंह और विमल ने मिलकर पूरे गांव में हल्ला करवा दिया कि गोपाल जो दूध बेचता है वह नकली है, वह दूध में आधा पानी मिलाता है। यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया ने फिर गांव के दोनों दूध व्यापारियों गोपाल और लाल सिंह को बुलाया। गोपाल, तुम्हारे दूध में पानी मिलाने की शिकायतें हैं। आज सबके सामने इस मशीन से जांच होगी। अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हारी डेयरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अजी मुखिया जी, ये लीजिए, मेरा दूध एकदम शुद्ध और अव्वल दर्जे का है। किसी ने मेरे खिलाफ ये झूठी अफवाह फैलाई है। फिर मुखिया ने वह मशीन निकाली और उसमें दूध डालकर जैसे ही चेक किया, मशीन में लाल बत्ती जलने लगी। गोपाल, यह क्या है? मशीन लाल बत्ती दिखा रही है, जिसका मतलब है कि दूध में भारी मिलावट है। तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है। मुखिया जी, यह नामुमकिन है। मैंने तो दूध में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलाई है। ये मशीन जरूर कुछ गलत दिखा रही है। अब फिर से जांच कर लीजिए। बस बहुत हुआ गोपाल, सबूत तुम्हारे सामने है। आज से तुम्हारी डेयरी हमेशा के लिए बंद और गांव में तुम्हारे दूध बेचने पर पाबंदी लगाई जाती है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मुखिया जी, ये दूध नहीं, मेरी बरसों की मेहनत और ईमानदारी थी, जिसे आज एक साजिश ने चंद पलों में राख कर दिया। मैं बेगुनाह हूं, पर शायद अब मेरी बात का कोई मोल नहीं। आज मैं अपना सब कुछ हार गया हूं। एक तो तुम गांव वालों को धोखे में रखकर जहर जैसा दूध बेचते हो और ऊपर से अभी भी अपनी ईमानदारी का ढोंग कर रहे हो। शर्मानी चाहिए तुम्हें। बहुत बोल लिया तुमने। अब एक पल भी यहां रुकने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मुझे पुलिस बुलानी पड़े। गोपाल को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया और फिर उसकी डेयरी की दुकान पर ताला लगा दिया गया। लाल सिंह और विमल फिर अपने घर आए और जीत की खुशी मनाने लगे। अभी लोहा गर्म है मालिक, मेरे पास एक और उपाय है। कैसा उपाय? जल्दी बता। अभी तो गोपाल की बर्बादी का असली मजा शुरू हुआ है। क्यों ना हम उसकी वो दोनों गायें चोरी कर लें? अगर हम पकड़े भी गए तो कह देंगे कि यह तो मिलावट ही करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें ले लें। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। फिर हम उन गायों को अच्छे दामों में बेच देंगे और उससे मिलने वाले पैसों का खूब मजा करेंगे। उसी रात ये दोनों काले कपड़े पहनकर और मुंह पर मास्क लपेटे गोपाल की गायों को चुराने के लिए जा रहे थे। जैसे ही दोनों ने गायों को छूने की कोशिश की, गायें जोर जोर से चिल्लाने लगी। गोपाल की नींद खुली और वह दौड़कर गायों के पास पहुंचा तो वे दोनों भागने लगे। चोर को देखकर गोपाल ने जोर से डंडा मारा, जिससे एक चोर के सिर पर गहरी चोट लगी, लेकिन फिर भी वे भाग गए। अगली सुबह गोपाल उदास बैठा सोच रहा था कि दुकान तो हाथ से निकल गई, पर गनीमत है कि कम से कम उसकी गाय तो बच गई। तभी वहां चिंटू बहुत घबराते हुए आया। आखिर हुआ क्या है? मुझे तो बस लोगों से पता चला कि कल रात यहाँ चोरी की कोशिश हुई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है। पता नहीं वे कौन थे जिन्होंने मेरी गाय चुराने की कोशिश की। मैं तो हर तरफ से बर्बाद हो गया हूँ, ऊपर से मेरी दुकान भी बंद हो गई। मुझे पक्का यकीन है ये सब लाल सिंह की ही करतूत है। वो हमारी तरक्की से जल रहा था, वही हमारी बर्बादी के पीछे पड़ा है और उसी ने हमारी गाय चुराने की कोशिश की है। लेकिन चिंटू, किसी पे बिना सबूत के इल्जाम लगाना सही नहीं है, चाहे हमें कितना भी शक क्यों ना हो। इतना बोलकर चिंटू वहां से चला गया। चिंटू के सिर पर लगी चोट देखकर गोपाल को थोड़ा शक तो हुआ,
पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात चोर फिर से आया, लेकिन गोपाल हाथ में डंडा लिए पूरी तरह तैयार था। गोपाल ने झपटकर उस चोर का नकाब उतार दिया। चिंटू, तुम ये सब तुम कर रहे थे? मुझे लगा था कि तुम मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हो और तुम ही मेरी बर्बादी की साजिश रच रहे थे। नहीं गोपाल भैया, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है चिंटू, सच क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी पीठ में खंजर घोंप रहा था। बताओ, मुझे धोखा क्यों दिया? गोपाल भैया, मेरी बेटी राधिका अस्पताल में बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत है, वरना मैं उसे खो दूंगा। मजबूर होकर मुझे ये गलत रास्ता चुनना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। गोपाल तुरंत अंदर गया और 2 लाख रुपए लाकर चिंटू को दे दिए। चिंटू, एक पिता की मजबूरी में समझता हूँ। ये पैसे ले जा और अपनी बेटी का इलाज करा। चोरी का रास्ता गलत है, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। मदद चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। भैया, आपने आज न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि मुझे भी गलत रास्ते से बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन चिंटू ने अस्पताल में पैसे जमा कर दिए। लगातार 3 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार चिंटू अपनी बेटी को घर ले आया। चिंटू फिर दौड़ते दौड़ते हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर गोपाल के घर आया। भैया, आज मेरी राधिका बिल्कुल ठीक है। ये सब आपकी मदद से ही मुमकिन हो पाया है। आपने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुंह मीठा कीजिए। चिंटू, मुझे खुशी है कि राधिका ठीक हो गई। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। बस याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। आज से तू मेरा छोटा भाई है। भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। इतना बोलकर चिंटू अचानक वहां से चला गया। चिंटू सीधा मुखिया के पास गया और अपनी गलती मान ली। उसकी ईमानदारी देखकर मुखिया ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद चिंटू ने गोपाल की दुकान को फिर से खोल दिया। इसके बाद चिंटू ने गोपाल को फोन किया और उसे अपनी दुकान पर आने के लिए कहा। गोपाल भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही गलतियों के कारण आपकी ये दुकान बंद हुई थी। लीजिए आपकी दुकान की चाबियां। अब इसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। चिंटू, तूने आज अपनी गलती मान के ये साबित कर दिया कि तू दिल का बुरा नहीं है। तूने ना सिर्फ दुकान लौटाई है, बल्कि मेरा भरोसा भी जीत लिया है। आज से हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर बनाएंगे। मुझे खुशी है कि तू सही रास्ते पे आ गया है। उस दिन के बाद गोपाल और चिंटू ने साथ मिलकर दुकान चलाई। उनकी मेहनत और ईमानदारी से काम खूब चलने लगा और जल्द ही पूरे गांव में उनका नाम हो गया। वे दोनों अब पुरानी बातें भूलकर खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगे।